नमस्कार। आज हम भारत के शासन और नागरिकों के जीवन की जो बुनियाद है, मतलब भारतीय संविधान, उसके कुछ सबसे ज़रूरी पहलुओं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास द A to Z ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है कि इस बड़े दस्तावेज के उन हिस्सों को समझें जो हमारे देश की दिशा तय करते हैं। देखिए, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। सब कुछ एक बैठक में तो नहीं हो सकता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कुछ ऐसे बुनियादी पिलर्स पर फोकस करेंगे जिनके बिना आज का भारत सोचा भी नहीं जा सकता। तो चलें शुरू करें। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब भर नहीं है। हाँ, ये वो आईना है जिसमें हम देखते हैं कि भारत एक देश के तौर पर क्या चाहता है, अपने नागरिकों को क्या अधिकार देना चाहता है, क्या सुरक्षा देना चाहता है। तो ये जानना कि हमारी सरकार कैसे चलती है, हमारे अधिकार क्या हैं, ये एक नागरिक के तौर पर बहुत जरूरी है। सही कहा। तो सबसे पहले, जिससे किसी भी कहानी में होता है, पहचान और जगह से शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1 और 2 यही तो है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 और फिर नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। जी हाँ। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहीं से देश का नाम और उसका ढांचा कि ये राज्यों का एक संघ होगा, ये तय हो जाता है। हाँ, और ये भाग 1 और 2 ये तय करते हैं कि भाई भारत की सीमाएं क्या हैं, नए राज्य कैसे जुड़ेंगे या बनेंगे, या उनकी सीमाएं कैसे बदलेंगी। अच्छा। और फिर कौन इस देश का नागरिक माना जाएगा। अब नागरिकता के नियम थोड़े कह सकते हैं पेचीदा हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन मूल बात यह है कि संविधान लागू होते वक्त कौन नागरिक था ये बताया गया, और फिर संसद को शक्ति दी गई कि वो आगे इस पर कानून बना सके। हाँ हाँ। और संसद ने बनाया भी 1955 का नागरिकता अधिनियम। तो ये एक तरह से वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। बिल्कुल। और इस नींव पर जो सबसे मजबूत इमारत खड़ी है वो है हमारे नागरिकों के अधिकारों की। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। इसे तो अक्सर संविधान का दिल कहते हैं, है ना? दिल और आत्मा दोनों कहा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर पर अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अधिकार तो दे दिए, पर अगर वो लागू ना हो पाए तो क्या फायदा। हाँ, बात तो सही है। अनुच्छेद 32 ये गारंटी देता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये वो चाबी है जो बाकी अधिकारों को असलियत बनाती है, वरना तो वो बस कागज पर रह जाते। और ये अधिकार हैं कौन कौन से? कुछ सबसे मुख्य अगर हम गिनना चाहें। देखिए, सबसे बुनियादी है अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 15 जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बहुत जरूरी। फिर अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता देता है, हालांकि इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है, वो एक अलग पहलू है। हाँ हाँ। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, ये सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। और अनुच्छेद 19 वो तो जैसे आजादियों का एक पूरा पैकेज है ना। बोलने की आजादी, बिना हथियारों के शांति से जमा होने की, संघ बनाने की, हाँ, कहीं भी आने जाने की, बस जाने की, कोई भी काम धंधा करने की आजादी। जी हाँ, ये सब अनुच्छेद 19 में है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? कि ये आजादियां असीमित नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अच्छा, जैसे देश की सुरक्षा, संप्रभुता या फिर पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, इन सब के आधार पर। और अक्सर बहस इसी पर होती है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं। समझ गया। और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने सुना है कि इसका दायरा पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया। ओ, बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या इतनी वसी कर दी है, इसमें अब सिर्फ जीने का सांस लेना नहीं है। अच्छा। इसमें गरिमा से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब शामिल माने गए हैं। और हाँ, 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अरे वाह। तो ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो लगातार विकसित हो रहा है।
और फिर जाहिर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी है, अनुच्छेद 25 से 28 जो भारत के सेक्युलर चरित्र को दिखाते हैं। तो ये तो हो गए नागरिकों के अधिकार जिन्हें वो कोर्ट के जरिए लागू करवा सकते हैं, लेकिन संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, सरकार को भी कुछ करने को कहता है। वो भाग V वाले राज्य की नीति के निदेशक तत्व। बिल्कुल, अनुच्छेद 36 से 51 ये मौलिक अधिकारों से अलग हैं। कैसे अलग हैं? सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये न्यायोचित नहीं है, मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, ये सरकार के लिए एक तरह के नैतिक निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। जैसे कि क्या है इनमें? इनमें है सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना, समान काम के लिए समान वेतन हो, ग्राम पंचायतों को ताकत देना, पर्यावरण की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो अगर ये लागू नहीं करवाए जा सकते तो फिर इनका क्या मतलब है, क्यों है ये संविधान में? देखिए, ये शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। उम्मीद ये है कि सरकारें जब भी कोई कानून बनाएंगी, नीतियां बनाएंगी, तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगी। ये एक तरह से सरकार के काम को परखने का पैमाना भी है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीज पहले निदेशक तत्व थी वो बाद में कानून बनाकर या संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार बन गई, जैसे शिक्षा का अधिकार। अच्छा, हाँ, ये तो दिलचस्प है। तो ये भविष्य के अधिकारों के बीज भी हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और हिस्सा है भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। ये तो बाद में जोड़ा गया था शायद। जी हाँ, 1976 में 42वें संशोधन से स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। हाँ, ये नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करें, देश की एकता अखंडता बनाए रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक सोच अपनाएं। कुल 11 कर्तव्य हैं। अब ये भी लागू करने योग्य नहीं है कोर्ट से? नहीं, ये भी नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा है। इनका मकसद था कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान जाए, एक संतुलन बने। ठीक है, तो अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, सरकार के लिए निर्देश हो गए। अब आते हैं उस मशीनरी पर जो देश चलाती है, सरकार। भाग 5 जो केंद्र सरकार की बात करता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसका ढांचा क्या है संक्षेप में? इसमें आप मोटे तौर पर 3 हिस्से देख सकती हैं: कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी। अच्छा, कार्यपालिका के प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 52, लेकिन असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है, अनुच्छेद 74-75, जो कि लोकसभा यानी जनता के सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है। विधायिका है हमारी संसद, अनुच्छेद 79, जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनका मुख्य काम है कानून बनाना। और फिर है न्यायपालिका, जिसका शीर्ष है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124। इसका काम है कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाना। तो ये तीनों अंग अलग अलग काम करते हैं, मतलब कोई किसी के काम में दखल नहीं देता। हाँ, सिद्धांत तो यही है, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेकिन साथ ही नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत भी है। वो क्या है? मतलब ये तीनों अंग एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं ताकि कोई एक अंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। जैसे संसद कानून बनाती है, पर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ हो। अच्छा, सरकार जो है यानी कार्यपालिका, वो संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को हटा सकती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के नामात्र प्रमुख हैं, पर उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। तो एक तरह का संतुलन बनाया गया है। ये तो काफी जटिल व्यवस्था है। और जैसे ये केंद्र में है, क्या राज्यों में भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, काफी हद तक। भाग VI जो राज्यों के बारे में है, अनुच्छेद 152, 237, वो लगभग इसी पैटर्न पर है। अच्छा, वहां भी कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं जो राष्ट्रपति की तरह हैं, पर वो नियुक्त होते हैं केंद्र द्वारा। फिर मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है जो असली शक्ति रखते हैं। विधायिका के तौर पर राज्य विधानमंडल होता है, जिसमें विधानसभा तो सब जगह है, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। और न्यायपालिका के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होते हैं।
तो ये भारत की संघीय व्यवस्था है, जिसका मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बिल्कुल, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। आपने संख्या व्यवस्था की बात की, तो ये शक्तियों का बंटवारा असल में होता कैसे है? मैंने सुना है कुछ सूचियों के बारे में, लिस्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल। भाग एक्साई में अनुच्छेद 245 से 263 तक विधायी शक्तियों यानी कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। 3 लिस्ट कौन कौन सी? पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग वगैरह। करीब 100 विषय हैं इसमें। ठीक है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इस पर सामान्यतः राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन। इसमें करीब 61 विषय हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, बिजली, शादी, तलाक, मजदूर संघ। इसमें करीब 52 विषय हैं। अच्छा, पर अगर दोनों ने कानून बना दिया एक ही विषय पर तो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। अच्छा, तो केंद्र का पलड़ा भारी रहता है यहाँ। हाँ, कुछ हद तक। ये भारत के संघीय ढांचे की एक विशेषता है, जिसे कहते हैं संघीयता, जिसमें केंद्र की ओर झुकाव है। समझ गया। ये तो हुई कानून बनाने की शक्ति। पैसों का बंटवारा कैसे होता है, टैक्स वगैरह? वो भाग 12 में है, अनुच्छेद 264 से 300A तक। इसमें वित्तीय संबंधों की बात है। टैक्स लगाने और उसे इकट्ठा करने की शक्तियां भी केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद 280, जिसके तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। वित्त आयोग, उसका क्या काम है? उसका काम है सिफारिश करना कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स इकट्ठा किया है उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए और किन सिद्धांतों पर मिलना चाहिए। ये केंद्र राज्य संबंधों का एक बहुत ही अहम और कभी-कभी मतलब थोड़ा विवादास्पद पहलू भी रहता है। हाँ, वो तो होता होगा। और इसी भाग 12 में वो संपत्ति का अधिकार भी है ना, अनुच्छेद 300A, जो पहले मौलिक अधिकार था। जी हाँ, बिल्कुल। 44 संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों, जो पहले अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 में था, से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है इस मामले में? फर्क ये है कि अब सरकार कानून बनाकर आपकी संपत्ति ले सकती है, जाहिर है उचित प्रक्रिया और मुआवजे के साथ। लेकिन अगर सरकार बिना कानून बनाए ऐसा करती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वाली वो मजबूत सुरक्षा अब नहीं रही कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अच्छा, ये बात है। अब संविधान में कुछ ऐसी स्थितियों का भी जिक्र है जब शायद ये सामान्य नियम कानून थोड़े बदल जाते हैं, जैसे आपातकाल या इमरजेंसी। हाँ, बिल्कुल। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों के बारे में है। ये असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। कितने तरह के आपातकाल हैं? 3 तरह के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। ये तब लगता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन का खतरा हो। इसमें क्या होता है? इस दौरान केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, कुछ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित या सीमित किए जा सकते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। दूसरा है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा हो, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। तब केंद्र सरकार उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके शासन अपने हाथ में ले सकती है या राज्यपाल के माध्यम से चला सकती है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब लगाया जा सकता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। इसमें केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है,
सरकारी कर्मचारियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। क्या ये कभी लगाए वित्तीय आपातकाल? नहीं, सौभाग्य से वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं हुआ है भारत में। अच्छा, लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन ये तो लगे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार कई राज्यों में लग चुका है। ये तो केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं आपातकाल में। क्या इसके गलत इस्तेमाल का डर नहीं रहता? चिंताएं तो रही हैं, खासकर अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के इस्तेमाल को लेकर। कई बार आरोप लगे हैं कि इसका राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग हुआ है। हाँ, सुना है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर बोम्मई मामले 1994 में इसके इस्तेमाल पर कुछ सीमाएं लगाई हैं ताकि इसका मनमाना इस्तेमाल ना हो। ये प्रावधान देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जरूरी समझे गए, लेकिन इनका प्रयोग बहुत ही सोच समझकर और अंतिम उपाय के तौर पर ही होना चाहिए। सही है। और आखिर में एक सवाल जो मेरे मन में है, ये संविधान इतना विशाल है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसे बदला भी जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने इसे बदलने का रास्ता भी इसी में दिया है। वो जानते थे कि समय के साथ जरूरतें बदलेंगी। अच्छा, इसीलिए संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। भाग 20 में सिर्फ एक अनुच्छेद है, 368, जो संविधान में संशोधन यानी बदलाव करने की प्रक्रिया बताता है। तो क्या इसे बदलना आसान है या मुश्किल? न बहुत आसान न बहुत मुश्किल, एक संतुलन साधा गया है। प्रक्रिया थोड़ी जटिल रखी गई है ताकि कोई भी सरकार आसानी से अपनी मर्जी से मूल ढांचे को न बदल दे, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं कि जरूरत पड़ने पर बदलाव हो ही न सके। कैसी है प्रक्रिया? क्या सारे बदलाव एक ही तरह से होते हैं? नहीं, 3 तरीके हैं मोटे तौर पर। 3? हाँ, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, उन्हें संसद साधारण बहुमत से ही बदल सकती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण या नागरिकता संबंधी कुछ कानून। इनके लिए अनुच्छेद 368 की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है। ज्यादातर प्रावधानों को बदलने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत आधे से ज्यादा, और साथ ही सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका उन प्रावधानों के लिए है जो भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियां, या खुद अनुच्छेद 368। अच्छा। इनके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। अरे वाह, मतलब राज्यों की भी राय ली जाती है? जी हाँ, ये संविधान की स्थिरता और लचीलेपन के बीच एक बेहतरीन संतुलन है, और इसी वजह से हमारा संविधान इतने सालों से टिका हुआ है और जरूरत के हिसाब से बदलता भी रहा है। अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 100 से ज्यादा? कमाल है। तो आज हमने संविधान के कुछ बहुत ही बुनियादी और अहम हिस्सों पर बात की, नागरिकता से शुरू करके मौलिक अधिकारों तक जो हमें शक्ति देते हैं। हाँ, फिर निदेशक तत्व जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं, सरकार का पूरा ढांचा, केंद्र और राज्य का, शक्तियों का संतुलन, हाँ वो शक्तियों का बंटवारा, वो लिस्ट्स, और फिर ये आपातकाल और संशोधन जैसे खास प्रावधान। ये सच में हमारे लोकतंत्र की पूरी बुनियाद है। बिल्कुल, ये संविधान ही है जो इतने विविध देश को, करोड़ों लोगों को एक साथ बांधता है, उन्हें अधिकार देता है और देश को चलाने का एक फ्रेमवर्क देता है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। इस पर बहसें होती हैं, इसकी व्याख्याएं समय के साथ बदलती हैं, इसमें संशोधन होते हैं, और यही इसके जीवंत होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें एक रास्ता दिखाता है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ जाना चाहते हैं, किन मूल्यों को पाना चाहते हैं। इस बहुत ही जानकारी भरी और गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी संविधान के इन अहम पहलुओं को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। मेरा भी धन्यवाद। बस एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूँगी। जी। संविधान ने हमें एक बहुत अच्छा ढांचा दिया है, बहुत ऊंचे आदर्श दिए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये प्रस्तावना में ही लिखे। हाँ। लेकिन ये आदर्श सिर्फ किताब में लिखे ना रह जाए, हमारी असल जिंदगी में उतरें। ये कैसे पक्का हो? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है या अदालतों का
या फिर एक नागरिक के तौर पर हमारी भी कोई भूमिका है इन संवैधानिक मूल्यों को जीने में, इन्हें जिंदा रखने में? शायद इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बहुत सही कहा, सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज इजाजत लेते हैं। अलविदा। नमस्कार।